नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये गठबंधन क्या कहलाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार देर रात ऐलान किया कि यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार साइकिल के चिन्ह पर उतरेंगे। इस ऐलान से पहले कयासबाजी लगाई जा रही थी कि सपा और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। सपा और कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप की तरफ से भी अलग अलग संख्या में सीटों पर दावेदारी के दावे और प्रतिदावे किए जा रहे थे। हालात ऐसे बन रहे थे कि यूपी में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे थे। अखिलेश के ऐलान ने गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने की इन चर्चाओं पर विराम तो लगाया है, लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि आखिर विपक्षी गठबंधन उपचुनाव के इस नए फॉर्मूले तक कैसे पहुंचा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनकी बहन प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन के लिए वायनाड पहुंचे थे। वायनाड सीट राहुल गांधी ने खाली की और यहां भी उपचुनाव होना है। राहुल गांधी जब वायनाड से लौटे तो सूत्रों के मुताबिक देर रात अखिलेश यादव की उनसे बातचीत हुई है। राहुल गांधी सपा की ओर से मिल रहे 2 सीटों के ऑफर की बजाय किसी भी सीट पर नहीं लड़ने की उन्होंने बात कही। दरअसल कांग्रेस मीरापुर और फूलपुर की सीट मांग रही थी। अखिलेश ने इस पर पहले ही 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को चुनाव में ना लड़ना ही बेहतर विकल्प लगने लगा। राहुल गांधी से बातचीत के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस नए फॉर्मूले की जानकारी दी है। वैसे इस बात की पहले भी आशंका जताई जा रही थी कि अगर सपा से मन मुताबिक सीटों पर समझौता नहीं हुआ तो कांग्रेस यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव में अपनी दावेदारी वापस ले लेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी हारी हुई सीट पर दांव नहीं लगाना चाहती थी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और खैर की सीट छोड़ी थी। राजनीतिक जानकार और कांग्रेस पार्टी भी इन दोनों को ऐसी सीट मान रहे थे जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। बीजेपी पिछली कई बार से इन दोनों सीटों को जीतती चली आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ये कांग्रेस पार्टी का एक फेस सेविंग फॉर्मूला है, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी चुनाव भी नहीं लड़ें और अपनी महत्ता भी बनाए रखें। कांग्रेस पार्टी को पता था कि गाजियाबाद सदर और खैर की सीट उसके लिए सबसे मुश्किल सीट थी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने यह दोनों सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी। कांग्रेस पार्टी को लगा कि यह दोनों सीटें लड़ने से बेहतर है इसे सपा के लिए ही छोड़ दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने पहले ही यह इशारा कर दिया था कि अगर फूलपुर और मीरापुर जैसी सीटें उन्हें नहीं मिलेंगी तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने इन दोनों सीटों को देने से मना कर दिया क्योंकि यह दोनों ऐसी सीटें हैं जो विपक्ष जीत सकता है। यूपी में 10 विधानसभा सीटें खाली है। यहां अभी कुल 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इनमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर में भी होने थे लेकिन अभी नहीं होंगे। गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है। उपचुनाव में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों पर नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी। और इस गठबंधन के नए राजनीतिक संदेश को ही लेकर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़ी हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता राज शर्मा साहब जुड़े हैं। बीजेपी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रदीप भटनागर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का इस शो में स्वागत है। सबसे पहले राज शर्मा साहब आपके पास आते हुए अब यह भी बता ही दीजिए कि अब तो खैर 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी को ही चुनाव लड़ना है। उपचुनावों की मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, तो ये कांग्रेस ने एक बड़ा दिल दिखाया है या फिर उसकी एक सियासी मजबूरी है जो वो समझ गई? क्योंकि ये किसी से छिपा हुआ तो नहीं है शर्मा साहब, एक्सेप्टेड ट्रूथ है कि यूपी में कांग्रेस का कुछ बहुत खास जनाधार नहीं है।
आप अकेले लड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। ऐसे में क्या आप इस राजनीतिक जो गठबंधन हुआ है उपचुनावों को लेकर कि आपने सारी सीटें अब छोड़ दी हैं, किसी पर चुनाव ना लड़ेंगे उपचुनावों में, इसे आप कैसा, कौन सा फॉर्मूला और स्ट्रोक समझते हैं शर्मा साहब? कुणाल भाई, मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी बड़े दिल से गठबंधन को निभा रही है, जो गठबंधन का धर्म होता है। और जो भारतीय जनता पार्टी कमियां देखना चाहती है उस कमियों को आगे नहीं आने दे रही। और एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर मान लो पहले हल्ला मच रहा था मीडिया में भी कि कांग्रेस 5 मांग रही है, 3 दे देंगे, 2 मांग रही है, 4 मांग रही है, और जब पार्टी ने कह दिया नहीं लड़े। और आपको एक चीज उन्हें देखना चाहिए कि अखिलेश यादव जी ने भी अपने ट्विटर में लिखा है कि लड़ने से ज्यादा जीत महत्व रखती है। अगर कहीं पे ये समाजवादी पार्टी मजबूत है और मान लो उनके लड़ने से हम जीत सकते हैं तो मुझे लगता है इससे ज्यादा गठबंधन को फायदा कहीं नहीं होगा। और एक और बात बताऊंगा, रिश्तों में सैक्रिफाइस जरूर करना चाहिए। जिस रिश्ते में सैक्रिफाइस नेचर नहीं होता है मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन तक चल सकता है। ठीक है, हम बड़े दिल से लड़ रहे हैं और बड़े दिल से हमारी अखिलेश जी भी एक मैच्योर है, हालांकि कोई मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता उनको, वो बहुत बड़े नेता हैं लेकिन फिर भी बहुत बड़े दिल के हैं। और राहुल जी, प्रियंका जी सब बड़े दिल के लोग हैं। और हम लोगों ने एक चीज, बस हमारा मोटो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो मोटो एक होता है, भाई सरकार में आ जाए एन कैन कहने में कैसा प्रकरण करके मरवा दें, 2 लड़कों को, बच्चों को मरवा दें, किसी को मरवा दें, कहीं कुछ करवा दें, गंद द्वंद करा दें, हम सत्ता में आ जाए। लेकिन हमारा गठबंधन ऐसा नहीं चाहता। ऐसी सत्ता कभी नहीं चाहिए जहां अपने ही लोगों का बलिदान दिलवा दिया जाए। मैं बार बार एक ही बात पूछा हूं, अभी प्रदीप भाई बोलेंगे, ये भाई हमारे, बस कुणाल भाई इनसे एक चीज जरूर पूछ लेना, ये लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं तो मुझे ये अपने लखनऊ यूपी में ही बता दें, किसी एक आध मंत्री, एक आध सभासद, एक आध कोई अपना जिला पंचायत अध्यक्ष या बीडीसी मेंबर जिनका लड़के को इन्होंने पन्ना प्रमुख बनाया हो, जिनके लड़के कांवड़ यात्रा लेने जाते हो, जिनके लड़के कभी किसी भी ये जो दंगे होते हैं इसमें मारे गए। तो इनसे बचाने के लिए कुणाल भाई और हमारी नेतृत्व तो बैठा, उसने निकाला कि भाई ऐसा अच्छा रहेगा कि अगर सारी चीजें समाजवादी पार्टी लड़ ले। हमें तो सीट है ना, मैं कह रहा हूँ ना, 9 की 9 सीट कांग्रेस लड़ रही है, बताइए आप। ठीक है, कोई मना तो नहीं कर रहा है। ना ही अखिलेश जी ने कहा कि नहीं ऐसा। एक्चुअली क्या होता है, ये लोग ऐसी नंद का व्यवहार करते हैं जो हर समय भाई और भाभी को सही से नहीं रहने देते। तो आज के तारीख में देश या प्रदेश की जनता को मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी रूपी ननन से बचकर चलो, ये किसी के घर को आबाद नहीं होने देगी। और घर से मेरा अभिप्राय है ये प्रदेश की जनता, और ये सब इनको नहीं होने देगी। अभी आप देख लेना, अभी जब ये बोलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तों के, एक तो मैं बड़ा दुखी हूँ आजकल, ये हर प्रवक्ता तब की बात करता है जब वो पैदा नहीं हुआ था, तब पहुंच जाता है। आप आज भी मैं दावे के संग कह रहा हूँ कुणाल भाई, जब आप पूछेंगे तो प्रदीप भाई अगर सीधे के सीधे जवाब दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ मेरी बात झूठी है। देख लेना, आप पूछेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। पहले तो इनसे मैं एक निवेदन करता हूँ, अगर ये पूरी डिबेट को राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी इनके बिना नाम लिए अगर कर देंगे तो मैं इनका आभारी रहूंगा। ठीक, प्रदीप भटनागर साहब आप ही के पास आते हैं, पूजा जी आपके पास बाद में आएंगे। भटनागर साहब, अब जो ये नया फॉर्मूला निकल कर सामने आया है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप जिस मुद्दे को माइलेज बनाने की कोशिश में थे, क्योंकि सेटिंग तो और बैटिंग करने की बात हो चुकी थी कि देखिए भाई कांग्रेस का तो अपमान हो गया, कांग्रेस इतनी सीटें मांग रही हैं, आपस में सिर्फ उटव्वल है, ये एक तरह से राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी चालू हो गया था। लेकिन ये जो बड़ा दिल दिखाया गया है या सियासी मजबूरी है, इसे आप जो भी नाम दें, इसने कम से कम राजनीति का वो पैमाना तो नहीं छलकने दिया जिसकी शायद उम्मीद और गुंजाइश में आप बैठे थे भटनागर साहब। और लगे हाथ राज शर्मा साहब ने भी कुछ सवाल पूछे हैं, यदि उन्हें भी आपको टटोलने का मन हो तो टटोल लीजिए। नहीं, आदरणीय कुणाल जी, सादर प्रणाम। मैं देश की जनता को प्रणाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, मैं हर विषय पर हर सवाल का जवाब दूंगा और मैं किसी सवाल से ना तो भागता ना मैं भागना, मैं तो पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले से। मगर कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं जो तितर बितर भाग के सवालों के जवाब नहीं देते, सवाल तो पूछ लेते हैं। मतलब मैं लास्ट से शुरू करता हूँ। अभी इन्होंने एक बात पूछी कि इन्होंने पूछा कि आज तक दंगों के अंदर किस नेता का
बच्चा मारा गया, खुद नेता मारा गया। तो इन्हें ये पता होना चाहिए इस देश का बच्चा नेता भी है, नेतृत्व भी करता है, अपने परिवार का करता है, देश का करता हो या अपने मोहल्ले का करता हो। तो ये आज जिस चीज को लेके बोल रहे तो एक बार पूछते तो सही अखिलेश जी से कि आप मुजफ्फरनगर क्यों नहीं गए, कि सफाई में जब नाच गाना आप नचवा रहे थे, एयरपोर्ट पे नए नए जहाजों के साथ लोगों को उतरवा रहे थे, तो आज तक मुजफ्फरनगर दंगे में क्यों नहीं गए? वो तो इसी देश के बच्चे थे, बेटियां थी, जो आज तक गाँव में विस्थापित नहीं हो पाए, और उन्हें विस्थापित करने का, उन्हें आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। ये हर समय चुनाव की बात करते हैं, अपने लाभ को देखते हैं, कभी देश को नहीं देखते हैं। और रही मुद्दों की बात, देखिए ऐसा है, मुझे भी पता है कि कांग्रेस को पता था कि मेरे बस की नहीं है चुनाव जीतना, वोट को डिवाइडेशन खोलने गए इन्होंने, इस चक्कर में पीछे हट गए। इन्हें पता था चीजें, क्योंकि हरियाणा का जो रिजल्ट दिया वो अच्छी तरह वाकिफ थे कि इनके साथ क्या होना है, और वो छुपी हुई नहीं है। ठीक, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अकेले लड़े सब लड़े, देख जिनमें हिम्मत होती है तो चुनाव लड़ता है, जिसके बस की नहीं चुनाव, लोग क्या चुनाव लड़ेगा? जिनका जनाधार और जिनकी सब चीजें ही उत्तर प्रदेश से बोरिया बेहतर, क्या लड़ेगा? अब आते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। ठीक है, समाजवादी पार्टी का अपना निजी मामला है, हमारी एक लिस्ट जारी हो चुकी, शाम तक दूसरी भी आ जाएगी, और हम तो शुभकामनाएं देते किसको टिकट दे रहे किसको नहीं। ठीक, हमें अब प्रथम, अब दूसरी पद रखना है विजय श्री पे, हमारा फोकस उस पे है। आज उपचुनाव को इन्होंने, इस चुनाव को इन लोगों ने इतना इम्पोर्टेंट बना दिया जो कभी इस देश, क्योंकि ये ईगो पे लिया है इन चीजों को लेके। क्यों? क्योंकि ये जो झूठ बोल के जिन विषयों पे जीते, इन्हें पता है इस चीज के बारे में, दोहराते नहीं है कभी भी। और हम तैयार हैं इनसे चुनाव लड़ने को, चाहे उपचुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। भटनागर साहब, पूजा मिश्रा जी से भी उनका ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। पूजा जी, अब जिस तरह से अब आप ही को सोलो बैटिंग करनी है गठबंधन के ही तहत, लेकिन फेस अब आप ही हैं, अब 9 सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है, संभवतः उपचुनावों में। ऐसे में जो 2 सीटें आपने कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, देखिए ये तो स्पष्ट बात है वो सीटें थी मुश्किल उसके लिए, ऐसे में अब वहां पर उन सीटों को निकालना मुश्किल चुनौती थी। अब आप पर सारा दारोमदार छोड़ दिया गया है, गठबंधन फॉर्मूले के तहत आपको अब चुनाव लड़ना है। ऐसे में यूपी में यह बात स्पष्ट हो गई है कि समाजवादी पार्टी जितनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, संभवतः सक्सेस उतना होगा। तो आप इस फॉर्मूले पर जो पहुंचे हैं, तो पहुंचे कैसे, और आखिरकार अब इसके रिजल्ट को लेकर के आपकी क्या संभावना है? पहले तो कुणाल जी आपको नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और आपने कहा मुश्किल सीटें, तो आपको भी पता होगा कि कोई भी लक्ष्य संघर्ष से बड़ा नहीं। अगर 2024 का परिणाम आप उठा करके देखेंगे कुणाल जी, तो आपने भी देखा होगा कि श्रद्धेय नेताजी के समय में हमें सबसे ज्यादा जो है सीटें प्राप्त हुई थी, वो 35 सीटें थी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जो है नेतृत्व में जो हमने सीटें प्राप्त की, इंडिया अलायंस में रहते हुए जो सीटें प्राप्त की, वो 37 सीटें हैं। ये कहना एक अलग बात होगा कि हम अकेले चुनाव लड़े या फिर हमारा सिंबल रह रहा है। जो 11 प्लेयर होते हैं, हाँ ये कह सकते हैं कि आप जो है बैटिंग हम कर रहे हैं, बाकी जो है प्लेयर सारे हमारे साथ में तो है नहीं कि जो बैटिंग कर रहा है, जो क्रिच पे है, उसके अलावा प्लेयर्स जो है कोई कार्य नहीं कर रहे होते हैं। तो ये इंडिया अलायंस के तहत ही बाई इलेक्शन में ये डिसीजन लिया गया है कि प्रत्याशी जो है इंडिया अलायंस का रहेगा, पर सिंबल समाजवादी पार्टी का रहेगा हर जगह पर जितनी भी सीटें लड़ी जा रही हैं। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता बहुत हिम्मत की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि हिम्मत की बात तो इनको करनी नहीं चाहिए। हिम्मत और ईगो दो हमने कर दिया, आपने कर दिया भाई साहब। मैं मिल्कीपुर में और शीशामऊ दोनों जगह पे जो है आपत्ति पड़ी हुई थी चुनाव को लेकर के, ये दोनों जगह का परिणाम नहीं आया हुआ था, कोई भी जजमेंट नहीं आया हुआ था, लेकिन मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा, वहीं पे शीशामऊ में चुनाव घोषित होगा। तो ये दिखता है ईगो पे तो आपने ले रखा हुआ, आप 30-30 मंत्रियां लगा देते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जो है 2 सीटों पे चले जाते हैं, उप मुख्यमंत्री 2-2 सीटों पे चले जाते हैं। तो ईगो की बात तो आपके हाथ में आ रखी हुई है, हमारे यहाँ पे ईगो नहीं है। हम जनता के बीच में रह करके जनता के मुद्दों को बात करते हुए हम उसमें बात करते हैं, चाहे जनता का मैंडेट जो भी आ जाता है। हम ये नहीं कहते कि भाजपा ने गुमराह कर लिया, नहीं, हम जनता के वोट का सम्मान करते हैं। आपकी तरह नहीं है, आपको जनता ने वोट दिया, आप कह रहे हैं कि इनके बहकाव में आए कि गुमराह कर दिया। जनता गुमराह नहीं होती है, जनता अपने मुद्दों पर वोट देती है। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो जो बाई इलेक्शन जो होने वाले हैं उनके जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको पता कर लीजिए। आपको क्या लगता है, अभी यूपीपीएससी का एग्जाम देना था छात्रों को, लेकिन आप उनको तख्तियां पकड़ा दी और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप बताइए ये मुद्दा नहीं है? आपको लगता है कि जनता यूं ही किसी के बहकाव में नहीं चली जाती, ना तो आपके बहकाव में जाती है, ना हमारे बहकाव में जाती है, ना किसी के बहकाव में कभी जाएगी। कुणाल जी, हमारा बिल्कुल सिद्धांत तय है कि हमारे लिए जरूरी है
कि जो जैसे जिस तरीके से हमने एक कारवां जो चल रहा था, एक नेगेटिव कारवां चल रहा था भाजपा का, एक रूल चल रहा था, उसको रोकने का कार्य जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था। और फिर ये जो बाई इलेक्शन में भी उत्तर प्रदेश की जनता ये कार्य को करेगी और हम मजबूती के साथ में उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर भी जहां जहां पे चुनाव हो रहा है, इंडिया अलायंस बिल्कुल मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में भी आपने देखा था कि हमने समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ा था, पर इसका आशय तो ये बिल्कुल नहीं था कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस से अलग है या फिर इंडिया अलायंस का समर्थन नहीं करती है। तब भी हमने कहा था कि हम बिल्कुल इंडिया अलायंस में हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जनता के मुद्दे चर्चित में आने चाहिए, वरना जिस तरीके से इनकी पहले सरकार थी और विपक्ष कमजोर था तब तो इन्होंने लेटर एंट्री कर लिया, बिल्कुल बैकफुट पे नहीं गए। पर वहीं पे जब विपक्ष मजबूत हो गया तब इनको वापस लेना पड़ा, नहीं तो बहुत सारे डिसीजन वापस लेने पड़े। तो वो डिसीजन वापस इसलिए लेने पड़े, कोई कोर्ट में जाकर के वापस हुए, कोई इनको खुद वापस ले जाना पड़ा डिस्कशन में, क्योंकि वो गलत थे। तो अगर वो आज गलत है, विपक्ष मजबूत है, तो क्या वो पहले गलत नहीं थे जो आपने बिल्कुल धड़ाधड़ आपकी संख्या बल ज्यादा थी तो आप करते चले गए, आपको जरूरत ही नहीं, जनता की सुननी ही नहीं, उनके प्रश्न जानने ही नहीं आपको। विपक्ष ने को मैंडेट ही यही मिला हुआ कि जनता के प्रश्नों को आप तक पहुंचाया जाए। आपकी बुराई नहीं, निंदा करते हैं हम, निंदक नीयरे राखिए यूं नहीं कहा गया हुआ था। ठीक है, ओके। तो लेकिन जो फाइनल एक कंफर्मेशन आना था वो कंफर्मेशन अब आ गया है। अब इसके ऊपर संशय के बादल छट चुके हैं। राज शर्मा साहब, आप ही के पास आते हैं। शर्मा साहब, आपको क्या लगता है, हरियाणा के चुनावों के बाद आप हमेशा से एक ड्राइविंग सीट पर थे, हरियाणा के चुनावों को आप लीड कर रहे थे, लेकिन उसके परिणाम आने के बाद अचानक हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों की प्रबुद्धता या एक तरह से उनकी डिमांड्स बढ़ गई और जिसे नेगोशिएट कर पाना आपके लिए मुश्किल हो गया। तो संभवतः आप इसे बड़ा दिल कहें या एक सियासी मजबूरी कहिए कि अब आपको पिलियन पर बैठ करके गाड़ी को राइड करना है। ऐसे में आपको लगता है कि क्या आपने जो आम आदमी पार्टी के साथ वहां गठबंधन नहीं किया, क्योंकि यदि हम शिवसेना की बात करें, यूबीटी की, तो संजय राउत साहब ने एक बयान दिया था कि आम आदमी पार्टी के साथ आपका गठबंधन न करना आपको नुकसान पहुंचा गया। ऐसे में अब आपको लगता है कि जो हरियाणा में आपने गलती की थी वह गलती अब कम से कम ना दोहराई जा सके और इसीलिए अब आप पिलियन पे बैठ गए हैं, क्योंकि नेगोशिएट करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा है नहीं इन जगह पर। शर्मा साहब, ये सब ऐसा होता है, बातें बनानी होती है। अभी हम 2 सीट लड़ रहे होते तो यहाँ बातें चल, प्रोपोगंडा चल रहा होता कि 3 मांग रहे हैं, 5 मांग रहे हैं। अब हम, क्योंकि देखिए एक घर में अगर 5 भाई होते हैं तो 5 की सुननी पड़ती है, कम्युनिटी भी इफेक्ट होता है और किसी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है उससे हमें सीखना होता है। हरियाणा में मैं नो डाउट, हरियाणा में हमसे गलती हुई, चूक हुई, गलती क्या चूक हुई, वो हार। मैं अब मेरी एक अपनी एज है कुणाल भाई, मेरी एक एज है, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, वो हमसे बहुत बड़ी चूक हुई। वो सदमा मुझको भी है, नेताओं को भी है, सबको है। हमारे नेता, बड़े नेता इतनी मेहनत करते हैं, अगर उसके बाद हम जमीन में उसको ना उतार पाए तो मुझे लगता है हमारा नेतागिरी करने का भी कोई फायदा नहीं हो जाता। और मैं ये आपसे आपको मुतमईन करना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए कि अगर 9 सीटें लड़ी जा रही हैं, कोई तो रीजन होगा, कोई तो स्ट्रेटेजी होगी। बात मैंने पहले भी कही थी, अब भी कह रहा हूं कि बात यहाँ इलेक्शन जीतने की भी नहीं है, बात तो यहाँ बेटी जलाओ पार्टी से जनता को बचाने की। अभी प्रदीप भाई कह रहे थे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो सही है ना। अभी आपके 2 एमएलए कम होते, मैं ज्योति के लिए तब पता चलता, और फिर क्या जरूरत पड़ी थी आपकी। और मैं कुणाल भाई, मैं ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहता, बस मैं चाहता हूं प्रदीप भाई ना इधर की बात करो ना उधर की बात करो, सिर्फ एक एमएलए का नाम तो बता दो जिसका बेटा कांवड़ लेने गया हो और जिसका बेटा पन्ना प्रमुख हो, इसका एक नाम बता दो। मैं भी थोड़ा फिर बोलना बंद करूं। मुझे लगता है ये हफ्ते 10 दिन चलाऊंगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं हर बार आपसे पूछूंगा, कोई भी आए आप जैसा नेता, मैं पूछूंगा कि क्या है ऐसा कि राज शर्मा के बेटे को आप पन्ना प्रमुख बना दो और राज शर्मा के बेटे को आप साधारण से इंसान को कांवड़ लेने भेजो, आपका बेटा कनाडा चला जाएगा, आपका बेटा ऑस्ट्रेलिया बैरिस्टर की पढ़ाई करके दिल्ली पहुंचेगा, आप सांसद बना दोगे और फिर आप करते हो सारी बातें। फिर आपका एक एजेंडा कुणाल भाई, ये लोग कहते हैं परिवारवाद। अरे अगर परिवारवाद को पब्लिक मान रही होती तो पब्लिक क्यों जिताती? आपके भी तो वो ठाकुर परिवार पे जीते हैं, पंकज किस पे जीते, दुष्यंत किस पे जीते, और झारखंड में आपने किसको नहीं दे दिया, बाप बेटे माँ बेटी सबको दे दिया। तो मेरा ये सिर्फ इतना कहना है, पॉलिटिक्स में बातें होती है लेकिन एक आदमी का जमीर होता है, जो प्रदीप भाई की पार्टी का जमीर नहीं है। प्रदीप भाई तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये भी भाग जाते हैं, पता नहीं इनको क्या पिला दिया जाता है, ये भाग जाते हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना है प्रदीप भाई, आप बस मेरी एक जिज्ञासा जो उठी हुई है
उसको मेरे भाई होने के नाते थोड़ी पूरी कर दो। मुझे एक एमएलए मिनिस्टर किसी का भी इतने ये तमाम है, एक बता दो वो पन्ना प्रमुख है, एक बता दो उनका बेटा कावड़ लेके आया था, दूसरा बता दो जुलूस में जय श्री राम सबसे पहले कहता हो, एक बता देना। मैं आप जो कहोगे वो सजा भुगतने ठीक है ना। को तैयार हूं। भटनागर साहब सुन ही रहे हैं, पूछ लेते हैं। भटनागर साहब बता ही दीजिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कोई एक चेहरा तो होगा ही ना। मैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहूंगा, और हो सकता है दोबारा किसी सवाल पूछेंगे भी नहीं वो, और अगर संतुष्ट भी हो जाएंगे बिल्कुल, शायद टीवी देखते होंगे तो, और बता आदरणीय कुणाल जी भी बता देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, वो भी सेक्टर प्रमुख है। हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो भी। आई एम टॉकिंग अबाउट पन्ना प्रमुख, आप ये सेक्टर प्रमुख सेक्टर मजिस्ट्रेट मत बताओ, मुझे पन्ना प्रमुख बताओ। भाई साहब ऐसा है, मैं जो आपको समझा रहा हूँ ना, आपको सेक्टर प्रमुख का काम भी नहीं पता होगा क्या होता है, आपको तो पन्ना प्रमुख का काम भी नहीं पता होगा क्या होता है। मैं आपको जो विस्तार से बता रहा हूँ उसको समझिए ध्यान से। अगर दोबारा सवाल कीजिए पूछिएगा, सुन लीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, अरे भैया बता रहा हूँ। और झूठ का प्रचार और प्रसार करे, ये पन्ना प्रमुख का मुख्य कार्य है। लीजिए आगे तो बात आगे झूठ की, मुझे पता है। ये कांग्रेस जिस विवादों में फंसी हुई है ना, ये इंडिया अलायंस जो बना हुआ है ना, ये हरियाणा में नहीं था, हिमाचल में नहीं था, मध्य प्रदेश में नहीं था, छत्तीसगढ़ में नहीं था। मंत्री का लड़का सुन लीजिए भाई, सुन लो। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, सुन लेते हैं शर्मा साहब। आप सवाल के जवाब शर्मा साहब सुन लेते हैं। आपके बस की सुनना नहीं होता, आपके बस की सुनना नहीं होता सवाल पूछने के बाद। बोलिए। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री भी पन्ना प्रमुख और सेक्टर प्रमुख रहते हो, उस पार्टी से सवाल मत करो। मैं समझाऊँ आपको ये बात को। ठीक है आपको नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। प्रधानमंत्री किस पन्ने के प्रमुख हैं मैं बता रहा हूँ मैं। हाँ वही बता रहा हूँ, सुन लीजिए। बताओ। अरे देश की जनता जानना चाहती है कि जब आप गरीब परिवार के बच्चों को की जनता जानना नहीं चाहती। ठीक है शर्मा साहब, आप सुन लेते हैं, आप सुन लेते हैं। हाँ ठीक है, सवाल आपने पूछ लिया। चाहते हो कि देखो मैंने इनको फंसा लिया, मगर फंसने वालों में तो नहीं है, आप फंसे गए हो। फंसाने के लिए कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे भाई अरे सुन लो। ठीक, एक मिनट, ऐसे आपस में बात कीजिएगा सर, आप दोनों तो नहीं कुछ क्लैरिटी आ पाएगी। प्लीज 1 at a आपको time। जब सवालों के जवाब मिलते हैं ना, तो आप भागने लगते हो, क्योंकि यहाँ पे सवालों के जवाब तो होते नहीं है। तो कुणाल जी, मैं यही चाहता हूँ, जो बीच में मुझे बोलने से रोक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं जो सवाल दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, प्लीज बोलिए। ये उस पार्टी में है जिसमें बनारस से पूछिए जाके, वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष से बता देंगे आपको, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लीजिए कि आप कहाँ के प्रमुख हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी की बौकत नहीं है, चलिए किसी की रजिस्ट्री नहीं हुई है, गांधी परिवार की रजिस्ट्री नहीं हुई है, अखिलेश यादव की रजिस्ट्री नहीं हुई है। ठीक है, चलिए नहीं आपसे तो हर आदमी कार्य करता है। अब आपसी वार पलटवार छोड़िए, मुद्दे पे हम रहेंगे, मुद्दे पे हम रहते हैं, मुद्दे पे रहते हैं। ठीक है, प्लीज आप दोनों आपस में बात कीजिएगा। भटनागर साहब, शर्मा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्लीज अब आप लोग प्लीज आपस में बात न करें। पूजा मिश्रा जी 1 मिनट प्लीज। शर्मा साहब प्लीज, भटनागर साहब ठीक है प्लीज। इंडिया अलायंस जो है ना, पूजा मिश्रा साहब, पूजा मिश्रा जी आपके पास आते हुए, माफ कीजिएगा पूजा मिश्रा जी आपके पास आते हुए, चलिए ठीक है, मुद्दे पे रहते हैं। मुद्दे से इधर उधर जाने से बहुत ज्यादा बात आगे निकल जाती है, उससे कोई मतलब बनता नहीं है। पूजा जी एक बात बताइए, अब ठीक है, अब शर्मा साहब बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, हम भी यही समझ रहे हैं, सब अपनी तरह की बात करते हैं, लेकिन एक बात तो है पूजा जी, समाजवादी पार्टी ने उतना बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया? क्या 2, 3, 4 सीटें यदि दे ही दी जाती कांग्रेस को, लड़ तो आप गठबंधन के बैनर के तले ही रहे थे, तो उसमें कुछ ज्यादा फर्क तो हो नहीं पाता, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? कुणाल जी आपको सवाल दे रहा हूं मैं, जिसने पहले लिस्ट जारी कर दी हो अपने प्रत्याशियों की, वो कांग्रेस को क्या देगी? एक मिनट भटनागर साहब, जिसने पहले प्रत्याशी जारी कर दी हो, ठीक है, बता रही भटनागर साहब सुन लेते हैं। हम पूजा जी बताइए। आग लगी हुई है, पहले उसमें पानी डालिए, फिर आइए गांव से प्रश्न करने के लिए। हम ठीक है भटनागर साहब, शर्मा साहब प्लीज अब पूजा जी को सुन लेते हैं, पूजा जी को सुन लेते हैं। हाँ पूजा जी प्लीज। किसी को इंटरफेयर नहीं किया हुआ था। देखिए कुणाल जी, आपने कहा बड़ा दिल दिखा रही थी समाजवादी पार्टी, तो ये देखिए बड़ा दिल
जो है समाजवादी पार्टी भी दिखाती है, बड़ा दिल कांग्रेस भी दिखाती है। हमारे यहाँ पे जो गठबंधन, मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारा गठबंधन, आपको भी पता है कि गठबंधन तब होता है जब मुद्दे सेम होते हैं। तो मुद्दे हमारे सेम है, जनहित के मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों को लेकर के हमारा गठबंधन हुआ। आपने तब तो कहा था कि हमने बड़ा दिल दिखा दिया, हमने हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ा। अभी जो है अगर कांग्रेस यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रही है, बाई इलेक्शन में लड़ तो रही है, इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ रही है, सिंबल समाजवादी पार्टी का रहेगा। ये तो हमारी रणनीति के तहत जो ये डिसीजन लिया गया हुआ है ना, इसमें सबकी सहमति है। ऐसा थोड़े कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अकेले आप डिसीजन ले लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे जो इंडिया अलायंस से घटक दल बैठे, उन्होंने डिसीजन लिया गया हुआ है कि यहाँ पे 9 सीटें जो चुनाव होनी है उपचुनाव में, वहाँ पे साइकिल का सिंबल रहेगा और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी रहेंगे। जी कुणाल जी, तो ऐसे में महाराष्ट्र में भी एक बात, आपने महाराष्ट्र का भी फॉर्मूला सुना ही होगा, हालांकि दिस इज नथिंग रिलेटेड टू उपचुनाव, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, वहाँ पर 85-85-85 का फॉर्मूला है, तो क्या महाराष्ट्र में भी आप चुनाव लड़ने की मंशा रख रहे हैं? हटाइए, बड़े घबराए लग रहे हैं। घर देखिए अपना, घर देखिए, जमीन की चलिए ठीक, अब तो खैर लिटमस टेस्ट का वक्त आ गया है। भटनागर साहब, शर्मा साहब और पूजा जी, अब तो लिटमस टेस्ट का वक्त आ गया है। जनता अब जिस पर वोट लगाएगी, अपना वोट देगी, वही उपचुनाव में सीट जीतेंगी। अब तो लिटमस टेस्ट का वक्त आ गया है। आप चाहे एनडीए गठबंधन के तरफ से लड़े या इधर इंडिया गठबंधन के तरफ से, अब तो जनता को कौन सा गठबंधन पसंद है इसका रिजल्ट आ ही जाएगा 20 तारीख को। उसके बाद भी चर्चा होगी, चर्चा होती रहेगी। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की, आपका बेहद शुक्रिया। तो अब जिस तरह से यूपी विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं 9 सीटों पर, सीन क्लियर हो गया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही फेस होगी और वही चुनाव लड़ेगी। अब जनता किसे जीत का हार पहनाएगी और कौन फिर किसी का मुंह ताकते रह जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।